आज हम बात करेंगे सुल्तानगंज विधानसभा की, जो भागलपुर जिले में और बांका लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। वहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प माने जाते हैं और वहां इतिहास क्या रहा है, इस बार कौन से समीकरण सामने आएंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सुल्तानगंज विधानसभा की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप सुल्तानगंज विधानसभा की बात करते हैं तो ये विधानसभा की सीट भागलपुर ज़िले में है, और जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो सुल्तानगंज जो है वो बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। अब अगर सुल्तानगंज के राजनीतिक इतिहास को देखिए तो इसे दो कालखंड में हम बांटकर देख सकते हैं। एक तो कालखंड है जो शुरुआत हुई थी 1952 में, पहला चुनाव हुआ था, वहां से लेकर 1985 तक का जो कालखंड है उसे आप देखिएगा तो वहां आपको दिखेगा कि जो 9 बार चुनाव हुए थे उस दौरान उसमें 7 बार कांग्रेस जीती, मतलब कि कांग्रेस का दबदबा जो है वो दिखता है। लेकिन जो दूसरा कालखंड है जो कि 1990 से शुरू होता है और वो अभी तक चलता चला आ रहा है, इसमें आप देखिएगा तो सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर सोशलिस्ट विचारधारा की जो पार्टियां हैं उनका दबदबा रहा है। और खास बात यह है कि इस क्षेत्र में जब हम सोशलिस्ट पार्टियों की बात करते हैं तो उसमें भी नीतीश कुमार से संबद्ध जो सोशलिस्ट पार्टियां रही हैं उनको यहां पर ज्यादा सफलता मिली है। चाहे आप जेडीयू की बात कर लीजिए, समता पार्टी की बात कर लीजिए, और पहले तो सभी जनता दल में थे ही। तो ये दो चीज है कि पहले कांग्रेस का दबदबा और बाद में जो है सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा। फिलहाल जेडीयू का दबदबा जो है वो सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर दिखता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो यहाँ के जातीय समीकरण हैं उसके लिए नीतीश कुमार ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग कर रखी है कि उसने अलग अलग जातियों का एक कोहेसिव यूनिट बना दिया है जो कि इकट्ठे जेडीयू को वोट करते हैं। खैर, हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम और चीजों को देख लेते हैं। देखिए, जब सुल्तानगंज की हम बात करते हैं तो अजगैबीनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित, उसकी बहुत चर्चा होती है। ये मंदिर जो है मुरली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और गंगा नदी में नाव चलाकर जो है मंदिर तक लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जो भी लोग बिहार झारखंड के हैं कि जब बाबा धाम में आप कांवर लेके जाते हैं तो जल जो है सुल्तानगंज में ही गंगा जल भर के लोग वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये सुल्तानगंज की धार्मिक महत्ता भी दिखाती है। लेकिन हम वापस राजनीति पर लौटते हैं तो सुल्तानगंज में अब तक 17 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 7 बार ये सीट जीती है। तो दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है जिसको कि यहां पर 5 बार कामयाबी मिली है। जनता दल यहां से 2 अवसरों पर जीतने में सफल रहा है। तो समता पार्टी, जनता पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी एक एक बार सफलता मिली है। अगर हम देखें कि जो सुल्तानगंज विधानसभा है वो अपने विधायकों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता दिखा नहीं है। यही वजह है कि 17 चुनाव में 13 व्यक्ति विधायक बने हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 3 बार जो है यहां पर चुनाव जीता हो। राम रक्षा प्रसाद यादव, फणींद्र चौधरी, सुधांशु शेखर भास्कर और सुबोध राय ये 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बाकी जो भी हैं सभी को एक एक बार ही सफलता मिली है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो यहां के पहले विधायक कौन थे, तो वो रास बिहारी लाल थे, कांग्रेस पार्टी से वो संबद्ध थे। अब हम आखिरी 3 चुनावों की बात कर लेते हैं, उसके आंकड़ों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके आधार पर देखते हैं कि पार्टियां किस तरह से वोट अर्जित करती रही हैं। 2010 की हम बात करते हैं, उस वक्त जो है जेडीयू ने जो है ये सीट पर सुबोध राय को चुनावी मैदान में उतारा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक और चीज क्लियर कर देते हैं
कि जो सुल्तानगंज की विधानसभा सीट है वो 1951 से 1977 तक सामान्य सीट थी, और उसके बाद अगर आप देखिएगा 1980 से 2005 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव हुआ उस समय तक ये एससी आरक्षित सीट थी, और फिर 2010 से अब ये सामान्य सीट हो गई है, जनरल सीट हो गई है। तो 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जेडीयू को ही सफलता मिली थी, सुधांशु शेखर यहां से जीते थे, लेकिन जब सीट सामान्य हुई तो सुबोध राय को जेडीयू ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा। 2010 में सुबोध राय पहले सीपीएम में थे और भागलपुर से वो सांसद रह चुके हैं, 1999 में वो सांसद बने थे। तो जब जेडीयू में थे सुबोध राय 2010 में, तो उनको 34,652 वोट आए, 28.05%, और उनके सामने आरजेडी से उम्मीदवार थे रामावतार मंडल, उनको जो है 29,807 वोट मतलब 24.13% वोट आए। और कांग्रेस ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार जो है दिया था सुरेश मोहन झा को, वो हालांकि चौथी पोजीशन पर चले गए थे, उनको 8,045 वोट आए, लगभग 6.5%। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिला था 2010 में, जिसमें 28% वोट लाकर ही सुबोध राय जो है चुनाव जीत गए 4,845 वोटों पर। जब 2015 में महागठबंधन बना, मतलब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ आई, तो सिटिंग सीट और पिछले कुछ चुनावों से जेडीयू लगातार यहां जीत रहा था, तो उसे ही सीट शेयरिंग में सुल्तानगंज की सीट दी गई और सुबोध राय पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, और इस बार जो है वो 63,345 वोट लाने में कामयाब हुए, लगभग 41% वोट, 40.94%। उनके सामने अगर आप देखिए तो आरएलएसपी ने अपना प्रत्याशी दिया था, हिमांशु पटेल जो है वो प्रत्याशी थे, उनको 49,312 वोट आए, 31.87%। तो हिमांशु एनडीए के प्रत्याशी थे, और ललन कुमार जो है यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको जो है 14,073 वोट आए, मतलब 9.1%। तो एक ट्रायंगुलर फाइट थी जिसमें कि सुबोध राय को 14,033 वोटों की जीत मिली। फिर 2020 आता है, इस बार जेडीयू अपना प्रत्याशी बदलता है और प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को चुनावी मैदान में उतारता है, शिक्षाविद हैं, और इस बार कांग्रेस जो है, जो पिछली बार निर्दलीय लड़ रहे थे ललन कुमार, और निर्दलीय लड़कर 14,000 से ज्यादा वोट लाए थे, उनको कांग्रेस ने जो है अपना सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो एलजेपी जो कि हर जगह जहां जेडीयू लड़ रहा था 2020 में वहां अपना प्रत्याशी दे रही थी, एलजेपी ने यहां से नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि नीलम देवी आरजेडी की बागी थी, तो यह कहना मुश्किल है कि यहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू का नुकसान किया या उन्होंने ज्यादा आरजेडी का नुकसान कर दिया। आरएलएसपी ने एक बार फिर से हिमांशु पटेल को चुनावी मैदान में उतारा, हिमांशु पटेल हैं, तो इस वजह से ललित नारायण मंडल को ही उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ वो हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को 72,823 वोट आए और वो 11,565 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। ललन कुमार दूसरे स्थान पर रहे, उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया, 61,258 वोट उनको आए, 35.8%। नीलम देवी जो कि एलजेपी प्रत्याशी थी, उनको 10,222 वोट मतलब 6%, और हिमांशु प्रसाद पटेल को 5,713 मतलब 3.31%। तो फिर यहां पर दिखता है कि अलग अलग कोण खुले। तो यहां पर एक चीज तो देखकर आंकड़ों को समझ में आ रहा है उदय जी कि यहां पर ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर फाइट अब तक होती रही है, क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखिए
तो अब दो बड़े गठबंधन जो है वो तैयार हैं, एक एनडीए का फोल्डर है और एक महागठबंधन जो है वो तैयार है। तो क्या यहां पर जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो तीसरा एंगल खोल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत कुमार को तीसरा कॉर्नर खोलने के लिए एक कद्दावर नेता की भी इस क्षेत्र में जरूरत होगी। खैर, अब हम आते हैं तो देखिए, जो सुल्तानगंज विधानसभा है उसके अंतर्गत सुल्तानगंज और शाहकुंड प्रखंड आते हैं। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की भी चर्चा कर लें तो यहां पर एमओवाई का कॉम्बिनेशन साफ साफ दिखता है, और ये बड़ा आश्चर्य होता है उदय जी कि एमओवाई का समीकरण इतना मजबूत होने के बाद भी आरजेडी यहां से चुनाव नहीं लड़ता। 2010 में उसने आखिरी बार यहां चुनाव लड़ा था, ना 15 में ना 20 में। ये सीट जो है वो कांग्रेस को गठबंधन में दे रहा है, 2020 में उसने दिया था और 15 में जेडीयू को। तो आरजेडी एमओवाई इक्वेशन होने के बावजूद यहां से क्यों चुनाव नहीं लड़ता, ये थोड़ा समझ से परे है। खैर, यहां पर एमओआई के साथ कोयरी, कुर्मी, धानुक और गंगोता का भी एक प्रभाव जो है वो दिखता है। इसके अलावा यहां पर वैश्य अच्छी संख्या में हैं, सामान्य जाति के वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, भूमिहार वोटर्स यहां पर अच्छी संख्या में हैं, ब्राह्मण भी हैं, थोड़े बहुत राजपूत भी हैं। तो एक सामान्य जाति का भी वोट यहां पर दिखता है। तो अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को बताएं तो ये एक अनुमान पर आधारित है, जो अलग अलग आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण करने के बाद हम जो है ये आंकड़े तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो यहां जो एससी वोटर्स हैं वो 12.97% हैं, मतलब कि लगभग 13%, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11.7% हैं, और यादव 11.5 से 12% हैं, मतलब कि 22 से 24% का ये आंकड़ा एमओआई का जो है वो बनता है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि नीतीश कुमार की जो एक सोशल इंजीनियरिंग है इस क्षेत्र में, वो अब तक जो है ऐसी रही है जिसका जवाब जो है महागठबंधन नहीं ढूंढ पाया है। बिल्कुल, वो माई समीकरण की बात हो या फिर वहां के जो समीकरण आप बता रहे हैं कि एससी आबादी वहां 13% है, मुस्लिम आबादी भी 11% है, और ऐसे में नीतीश कुमार का समीकरण अब तक भारी पड़ता रहा। जी हाँ, बिल्कुल, और यही वजह आप देखिए कि पिछले 5 चुनाव से तो जेडीयू जीत रहा है और उससे पहले समता पार्टी जीती है। तो ये इसकी एक वजह है। दरअसल उन्होंने एक अलग अलग जातियों का जो एक कोहेसिव यूनिट बनाने की बात मैं कहता हूं कि उन्होंने कुर्मी, कोयरी, धानुक और इस क्षेत्र में उसमें वो गंगोता को भी जोड़ लेते हैं। इन चारों को जोड़कर एक कोहेसिव यूनिट जो है वो तैयार कर लिया है। और अगर आप उसको यहां पर देखिए तो कुर्मी, कोयरी, धानुक और गंगोता ये लगभग 21 से 24% हो जाते हैं। तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट माई के सामने आके खड़ा हो जाता है, जो माई समीकरण है। अब इसमें जब आप सामान्य जाति के 15 से 17% वोट जोड़ते हैं, भूमिहार 8 से 9%, ब्राह्मण 5 से 6%, राजपूत 2.5 से 3%, तो वो भी जुड़ जाते हैं, और साथ में 7.5 से 8% वैश्य वोटर्स हैं। तो जो इधर का चंक होता है जेडीयू का, एनडीए का, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अब ऐसे में आरजेडी के सामने या महागठबंधन के सामने जो चैलेंज है कि एमओआई तो उनका इंटैक्ट है, उनको प्रत्याशी जो है ऐसा ढूंढना होगा जो भूमिहार जाति से हो या वैश्य जाति से हो, या फिर वो भी जो है कुशवाहा या कुर्मी में से कोई कैंडिडेट निकाल कर आए, तो तब वो एनडीए के वोट में से कुछ वोट निकालेंगे। और चूंकि लड़ाई दोनों के बीच में है तो वो जितना वोट निकालेंगे, 4% निकालेंगे तो वो 8% का काम करेगा। तो ये देखना है कि इस बार महागठबंधन की स्ट्रेटेजी क्या होती है। वैसे यहां पर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस से एक बार फिर ललन कुमार ही दिख रहे हैं, तो फिर वही कॉम्बिनेशन रह जाएगा। इसके अलावा प्रवीण सिंह कुशवाहा की भी चर्चा है, पिछली बार पटना साहिब से चुनाव
लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब ये देखना है कि वो पटना साहिब में ही रहेंगे या सुल्तानगंज आ जाएंगे या इसी इलाके में किसी और सीट पर वो जाएंगे। तो एक उम्मीदवार वो भी हैं, कुछ एक भूमिहार कैंडिडेट हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है कांग्रेस से टिकट मिल जाए या महागठबंधन से टिकट मिल जाए। कोई वैश्य प्रत्याशी की भी तलाश जो है महागठबंधन जो है वो कर रहा होगा। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, मुझे लगता है कि ललित नारायण मंडल जो कि सिटिंग विधायक है, सीट उन्हीं को मिलेगी। भले ही हिमांशु पटेल आरएलएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में रहे हैं पिछले 2 चुनावों से, एक बार तो वो दूसरी पोजीशन पर भी रहे, लेकिन लगता नहीं है कि जेडीयू ये सीट किसी कीमत पर छोड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए, अगर महागठबंधन को जेडीयू से ये सीट हासिल करनी है तो उसे किसी बेहतर रणनीति के साथ यहां सामने आना होगा और जो जातीय समीकरण का एक कोहेसिव शेप बनाकर रखा है नीतीश कुमार ने, उसमें सेंध लगाना होगा, उसको तोड़ना होगा, तभी जाकर यहां परिणाम बदल सकता है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सुल्तानगंज विधानसभा सीट में जो नीतीश कुमार के समीकरण है उन्हें काटने के लिए महागठबंधन कौन सी रणनीति बनाता है और ऐसे में वहां तीसरा कोण भी कौन खड़ा करता है। तीसरा कोण सामने दिखता है या महागठबंधन एकजुट दिखेगा। एनडीए तो एकजुट फिलहाल है ही, तो बड़े दिलचस्प होंगे समीकरण जब सामने आएंगे वहां के।